केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा सिंह। कहीं डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में केलांचल टाइम्स की टीम जा पहुंची है भागलपुर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमराना रहमान की क्लिनिक पर। तो आइए नजर डालते हैं इस खास बातचीत के ऊपर। लेप्रोस्कोपी की क्या सुविधा है आपके यहाँ? जी, ऐसा है कि जो पहले जो महिलाएं होती हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं, कंसीव नहीं कर पाती, तो सबसे पहले हम उन्हें नॉर्मल तरीके से हेल्प करते हैं। 1-2 महीने बेसिक टेस्ट करते हैं, एस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम करते हैं, फिर कुछ हार्मोनल मैनिपुलेशन करते हैं। उसके बाद फिर हमें लगता है कि अगर इनकी ट्यूब्स अफेक्टेड हैं, यानी कि इनकी नलिकाएं जो हैं वो बंद हैं, या उनको कुछ मामूली सा ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि मैकेनिकल है, और उसकी हेल्प से हम उनकी परेशानी दूर कर सकते, तो वो हम तुरंत उसको फिर लेप्रोस्कोपी पे ले जाते हैं। तो वो एक सब जानते हैं कि दूरबीन का जांच है, 2 छेद बनाना है, और मैं ज़्यादातर उसमें अपने पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की तरह नहीं, मैं जब भी इसे करती हूँ तो कंबाइंड हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करती हूँ, यानी कि हिस्ट्रोस्कोपी का भी बहुत रोल है, जो कि गर्भाशय के अंदर हम दूरबीन से झांक के देख सकते, और उसमें क्या त्रुटि है, क्या विकार है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मान लो उसकी परत आपस में सट गई है, एडिशन बन गया है, या फिर वहाँ पे कोई सेप्टम है, यानी कि कोई झिल्ली है या कोई पर्दा है जिसको काट के हम उसके अंदर की जगह को बड़ी कर सकते हैं, और अंदर की छिद्र जो होती है, जो नली से मिलती है, उसको हम बड़ा कर सकते हैं अगर उसमें कुछ तार डाल करके, जिसे हम कैन्युलेशन कहते हैं। तो वो उसके हेल्प से हम वहाँ के ऑब्स्ट्रक्शन को, वहाँ की रुकावट को उस पर काम कर सकते और उसको रिमूव कर सकते, उसको हटा सकते हैं ताकि वो फ्री हो जाए। तो ये हम दोनों, ये हमेशा जब भी हम इसे करते तो हमेशा ये कंबाइंड प्रोसीजर करते हैं, ताकि हिस्ट्रोस्कोपी से हम गर्भाशय के अंदर की जो कमियां हैं उसको ठीक कर सकें, और उसको इस लायक बना सकें कि गर्भ में शिशु को उसकी परत को ठीक कर सके, ताकि वहाँ शिशु चिपक सके, एम्ब्रियो भ्रूण चिपक सके। और दूसरा है कि हम लैप्रोस्कोपी से अगर नली कहीं पे खुली हुई है या बंद है, जो उसका किनारे का हिस्सा होता है जो फिब्रिया कहलाता है, वो अंडाणु को अपने आप में समाता है, और उसमें लचीलापन होना चाहिए एक नस में। तो वो अगर उसको कहीं पे सख्त है, कहीं फंसा हुआ है, कहीं सटा हुआ है, आँख से सटा हुआ है, ये कोई और परत है, ये ज़्यादातर हमें एंडोमेट्रियोसिस में इस तरह से देखने को मिलता है, और ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। ये दोनों बीमारियों में हमेशा सब कुछ चिपक के एक मुट्ठा सा हो जाता है, या बिल्कुल अलग अलग नहीं रहता। तो इसमें ये जो क्षमता होती है नस की, जो कि बहुत सक्रिय रहना चाहिए, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसका चिपकापन और ये सारी चीज़ों को करने से थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत एक पूरी ज़िंदगी को संवार सकती है किसी भी महिला के, और उसको इतनी छोटी सी चीज़ को ठीक कर दें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। इंडिया का 1/3 है सर्वाइकल कैंसर के। कुछ ही मुल्क हैं अफ्रीका के, स्वाजीलैंड, मलावी, ये सब तो हाईएस्ट रेट्स है, लेकिन इंडिया में डेथ स्पीड से ज़्यादा होती हैं। और वजह इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि जब कैंसर बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है, या वो अपना भव्य रूप धारण कर लेता है, वो फैल जाता है, तब महिलाओं को भी, खुद जो मरीज़ हैं इससे ग्रसित, उनको भी इसके बारे में तभी ये पता चलता है। उसके जो लक्षण हैं वो अनदेखी कर देती है, या उसको एहसास नहीं करती,
उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती, जो लक्षण बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, जो भी जैसे गंदा पानी आना और कुछ महक सा आना या कुछ ब्लीडिंग हो जाना या भी नाक के नीचे दर्द होना, इस तरह के जो लक्षण हैं, संभोग के समय खून का आ जाना, तो ये सारी चीज़ें अगर वो निगलेक्ट करती हैं तो फ्यूचर में, और सबसे बड़ी बात है कि बचाव के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुअर है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है ये हम नहीं जान सकते। और ऐसा नहीं है, जैसे छोटे छोटे सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ पूरा एज अ गायनेकोलॉजिकल स्पेशलिटी को ये ना करके हम थोड़े थोड़े ऐसे सैटेलाइट सेंटर्स बना सकते हैं जहाँ पे सिर्फ हम ये शिविर और के माध्यम से ये कैंप लगा के प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज पे फोकस कर सकते हैं, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, क्योंकि कैंसर होने की गर्भाशय के मुख की जो अवधि होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अगर हम इसको शुरू में जान लें तो अक्सर महिलाएं जो इसके चपेट में आती हैं वो 50 वर्ष की उम्र तक कॉमन है ये डिटेक्ट होना, लेकिन कभी भी हो सकता 30 साल की उम्र के बाद, खास के ग्रामीण महिलाएं हुई जैसे अनहाइजीनिक रहती हैं जहाँ पे, या फिर मासिक धर्म से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, और जहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जो गरीब हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून कॉम्प्रोमाइज लेडीज़ हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, खास के जो ऐसे 16-18 जो कैंसरस वायरस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एक स्क्रीनिंग मतलब रूटीनली तय कर देनी होगी कि हर 3 वर्ष पे मान लो 30 साल की महिला की उम्र है तो उसको हर 3 साल पे जाना है। अगर उसकी पैप स्मीयर या उसकी HPV DNA टेस्ट है या लैब और भी टेस्ट है, विजुअल एग्जामिनेशन बाय एसिटिक एसिड कोल्पोस्कोप के ज़रिए होती है, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा इकोनॉमिक बर्डन हो सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये उन्हें सेंसिटाइज करना होगा, महिलाओं को इससे अवगत कराना पड़ेगा। इसी माध्यम से हम आजकल तो सोशल मीडिया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हम हमेशा इससे उन्हें ये करा सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, और कि इस तरह के लक्षण अगर उन्हें मिले, बहुत थक जाएं या इस तरह की जो डिस्चार्ज वगैरह हो ज़्यादा, तो वो ज़रूर डॉक्टर के कांटेक्ट में करें और अपना एक एनुअल मतलब साल में एक मरतबे जो वो महिला हैं वो पैप्स में रिपोर्टिंग करा सकती हैं। अगर उसमें एबनॉर्मल सेल्स पिकअप नहीं होते हैं, नेगेटिव हैं, तो हम उसे 3-3 साल पे बुलाएंगे। अगर उसमें हम इस तरह से रिपोर्ट करते हैं कि वो CIN1 है कि उस 2 है या 3 है, कितने लेयर्स ऊंची तक वो एबनॉर्मल सेल्स हमें मिल रहे हैं, या इन्फ्लेमेटरी है यानी कि सिर्फ इन्फेक्शन है, जो कि बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उस तरह का स्मेयर है। अगर हमें कहीं पे शक होता है ये इसके माध्यम से, तो हम उन्हें जल्दी स्क्रीन करेंगे, क्योंकि कैंसर तक जाने की जो अवधि है उसमें परिवर्तित होने की जो कैंसर सेल्स में जो बच्चेदानी के मुख पे जो सरफेस होता है, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है हस्बैंड के सीमेन से भी ये इंड्यूस होता है और ग्रोथ होता है उसमें। और अच्छे पौष्टिक आहार लेना, जैसे कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह, और विटामिन B, C, E, D, E, सारी विटामिन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, सही करता है, ताकि इसमें कोई ये ना हो। और HPV वैक्सीन, जो कि इंडिया में 2 तरह के वैक्सीन को लाइसेंस है, 2008 में ही हो गया है, सर्वैरिक्स और गार्डासिल 2 नाम से। जो गार्डासिल है वो चारों वायरस पे इफेक्टिव है, HPV 16, 18, 6, 11, और सर्वैरिक्स है वो सिर्फ कैंसर वायरस पे। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 2 से 3 हज़ार इसको ले आना चाहिए गवर्नमेंट को कंट्रोल प्राइस में, ताकि ये सुविधा हम ज़्यादातर महिलाओं को दे सकें। और सेक्सुअल एक्टिविटी यानी शुरू करने से पहले अगर ये वैक्सीन लग जाती है
यंग गर्ल्स को स्कूल के लेवल से अगर इसको हम कंट्रोल्ड रेट में ले आएँ ये वैक्सीनेशन, तो बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्क्रीनिंग हम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पा रहे मास स्केल पे, तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया बन सकता है कि हम वैक्सीनेशन के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे 90% ऑफ वायरस तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम क्लियर कर देता है 2 साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 6% महिलाएं जो होती हैं वो ऑलरेडी HPV इन्फेक्शन कैरी करती हैं। तो एक वैक्सीन का एक प्रोग्राम और एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गर्भाशय के मुख्य कैंसर के लिए। और अब रही बात ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन कैंसर का, उसके लिए भी हमें सेंसिटाइजेशन है, लोगों को अवगत कराना है, उन्हें अवेयर कराना है इस मामले में। पहले तो वो एनुअल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम में इसमें भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मैमोग्राफी जो होती है वो हर जगह उपलब्ध नहीं है, छोटे बस्तियों में या गांव वगैरह या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बहुत जगह नहीं है। 45 इयर्स के बाद एनुअल मैमोग्राम एडवाइजेबल है कि वो करा लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाना होगा। उसके लिए हम ट्रेन कर सकते हैं, जैसे हम मिडवाइफ्स ट्रेन किए हैं, हमने उसके लिए आशा लोगों को नियुक्त किया है, उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर को कैसे पहचानना है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है फ्लैट ऑफ हैंड से, कोई लंप तो नहीं, कोई मास तो नहीं, या उस तरह के लोगों को नियुक्त करके, ये सिर्फ डेडिकेटेड और कमिटेड टू कैंसर डिटेक्शन हो, हर तरह की कैंसर, उसके लिए हमें अलग प्रोग्राम्स चलाने होंगे। इसके लिए ने जैसे डॉक्टर ने टेटनस वैक्सीनेशन और जितनी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाई हैं, उसी तरह ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसके लिए लाना होगा। ब्रेस्ट कैंसर में ये है कि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं निप्पल से, या कोई लंप, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर सेल वो 30 गुना जब तक डिवाइड नहीं हो जाता है वो डिटेक्ट ही नहीं होता है किसी भी सूरत से, मैमोग्राम में भी नहीं आएगा। जब तक 28 डिवीजन उसकी पूरी हो जाएंगी तो शायद एक बहुत मामूली सा, वो गांठ की शक्ल में भी नहीं होगा, एक मामूली सी उसमें एक छोटा सा ट्यूमर सेल होगा जो कि कोई भी पद्धति से हम उसे नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें मैमोग्राम जो अर्लीस्ट जो लम्प डिटेक्टर है वो मैमोग्राम है, जो कि एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट है, और उससे हम जान सकते हैं। तो पहले अगर कोई लंप है और हम इसको ट्रेनिंग दें कुछ लोगों को इसमें एम्प्लॉय करके, जो कि गांव और दूर दराज और एवरेज भी, या फिर हम प्रोग्राम्स चलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के थ्रू कि यूं ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको अपने आप को ही मिरर में सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और इस तरह से करना है। और अगर आपको कोई शक के दायरे में अगर आपको लगता है इसमें कोई संभवतः कुछ ऐसी बदलाव आ रहा है आपके शरीर में, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। इसके अलावा मैडम आप एक भागलपुर की जानी मानी IVF चिकित्सक हैं, तो IVF लोगों को कैसे फायदे दिलाता है? प्रतीत होता है कि आज के युग के लिए ज़्यादातर महिलाएं कुदरती तौर पे जो बच्चे नहीं पैदा करने की सबसे बड़ी वजह हो गई है कि हमारा इंटरनल सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल ऑल्टर्ड हो गया है। उसकी डायनेमिक्स ही चेंज हो गई इस तरह से कि लोग इसको प्राथमिकता नहीं देते घर में। पहले वो करियर सोचते हैं, महिलाएं खास करके, और जो पहले के युग में कम उम्र में शादी हो जाती थी 20 से 25 साल में अक्सर, हाँ, वो आज लोग जो लड़कियां हैं वो पहले सोचती हैं मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और फिर मैं अपनी फैमिली शुरू करूं। तो ये प्राथमिकता जो है बच्चे पैदा करने के लिए या प्रोक्रिएशन की, वो एक बैक सीट इख्तियार कर ली है, वो पीछे चली गई है। तो इस वजह से जो पूरा जो हमारा समाज का जो एक फैब्रिक है और जो पूरा उसका जो एक सिस्टम है उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, मेटामॉर्फोसिस हो गया है, उसमें काफ़ी शिफ्ट है जो पहले के और अभी के मुकाबले में। तो और ख़ास करके और उसके से ज़्यादा भी ये महत्वपूर्ण है कि कुछ संक्रमण ऐसे हैं जिसमें आज तक भी हम, जैसे TB का संक्रमण, कहने को तो लगेगा कोई प्राचीन युग की बीमारी है,
लेकिन आज भी हम उससे ऊपर नहीं आ पाए हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रोग्राम, टीबी फ्री इंडिया का मोदी जी ने प्रोग्राम चलाया है। और ऐसा इसके लिए कि तो वो संक्रमण ऐसा है कि लेटेंट स्टेज खास करके कि जिससे हम अभी तक उसके ऊपर भी विजय नहीं हासिल कर पाए हैं। तो ये सारी इन्फेक्शंस है। फिर खाने पीने का तरीका भी बदल गया, लोग पौष्टिक आहार से बहुत दूर जा चुके हैं, जिसकी वजह से जो नया लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादातर कारण हमें मिलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और एंडोमेट्रियोसिस और नस का बंद हो जाना। और मेल के भी सीमेन पैरामीटर्स कुछ प्रांत में कम हैं, लेकिन हमारे बिहार में मोटा मोटी अच्छे ही हैं। तो इसमें औरतों के साथ बहुत ही खिलवाड़ हो गया इस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, क्योंकि उनकी जो ओवेरियन रिजर्व है, जो कि एक लिमिटेड होती है, नियमित होती है, जो बच्ची जब पैदा होती है तो उसके अंडाशय में उतनी एक अवधि तक अंडे उसके उगेंगे, भगवान उसको वो प्रदान कर देता है। तो उसकी क्षमता जो है वो क्षीण होती चली जाती है अंडे पैदा करने की। तो वो इतने ही अंडे उसके उग के इतने ही फॉलिकल्स बनेंगे, ये नियमित हो जाता है पैदाइश के वक्त। तो किसी की क्षमता कम है, किसी की ज़्यादा, तो वो वक्त पे अगर शादी ब्याह हो जाए और वक्त पे वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर दें और इस बारे में सोचें, तो शायद ये बर्डन कम हो सकता है इनफर्टिलिटी का। नहीं तो हमें जो ब्लॉक ट्यूब्स जो बंद हो जाती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स, ओवरवेट, ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खान पान की खराबियों की वजह से, जिसमें पौष्टिक आहार नहीं है, नियमित नहीं है और वो मनमानी है। तो आजकल मोटापे का बर्डन भी बहुत बड़ा सोसाइटी को, जिसकी वजह से बहुत ऐसी हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बॉडी में आ गई हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज वगैरह, जिसमें अंडे जो होते तो बहुत सारे, लेकिन वो वक्त पे मैच्योर नहीं होते हैं। और मैच्योर फॉलिकल नहीं होने की वजह से उन्हें इंजेक्शंस के सपोर्ट से और दवाओं के उपयोग से उन्हें मैच्योर कराया जाता है। उसके लिए एक हेल्प चाहिए, जैसे अल्ट्रासोनोग्राम का, डॉक्टर का के ऑब्जर्वेशन में ही ये सारा काम हो सकता है। तो और एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, जो पहले ये हम या तो ज़्यादा डिटेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम ये ज़्यादा जान चुके हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों को हमें ये बहुत आम चीज़ हो गई है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 50% लोग जो हैं वो उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट की, एक समाज में एक सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चे पैदा करने के लिए, जिसकी वजह से हमें आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम कोई भी महिला लगातार 1 वर्ष तक अगर पहले तो अगर वो यंग है तो हमें उतना डर नहीं कि उसकी उम्र है, और उसे हम बहुत सारी हार्मोनल मैनिपुलेशन से या बहुत दवाओं की मदद से उसको सक्रिय कर सकते हैं और उसको सक्षम कर सकते हैं, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं इस तरह से कि अगर उम्र कम है तो कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो होती है उम्र। और फिर उसके बाद जिसकी वजह से उसके जो ओवेरियन रिजर्व है वो निरंतर घटता चला जाता है, उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते, उम्र के साथ वो ढलता जाता है। फिर इन्फेक्शंस हो गए और कुछ इस तरह की हार्मोनल बीमारियां होगी जो अपसेट होने की वजह से पीसीओएस हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आजकल, ये प्रेवलेंट हैं बच्चों में और औरतों में, महिलाएं जिससे ग्रसित हैं, और इसकी वजह से उन्हें वक्त लगता है। तो और बहुत सारी थक हार के बीच से डिसकंटिन्यू कर देती हैं ट्रीटमेंट। तो जब बहुत लेट हो जाता है तो आखिरी जो 35 इयर्स जो होता है वो बड़ा लैंडमार्क है, और वो समझिए कि एक इसका काम करता है। उसके बाद बहुत तेज़ी से क्षमता घटती है, तो तब हमें आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें हम ज़्यादा हार्मोनल मैनिपुलेशन करके ज़्यादा अंडे बनाते हैं, फिर उसकी फ्रीजिंग करते हैं और फिर उसको वापस से महिलाओं के गर्भ में उसको डाल सकते हैं। आपका 2000 गर्भ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भगवान की दया से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में उनकी विवाहता ज़िंदगी को मैं
टूटता हुआ ना देखूं और उनके कुछ काम आ सकूं अपने काम कार्यशैली से, और अपने कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, किसी की भी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बन सकूं और उनमें खुशियां ला सकूं। तो मेरे सेंटर का रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा अविश्वसनीय है। और वो 60 to 70% मेरे हर बैच में महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, और मैं बैच टू बैच काम करती हूँ, और भगवान का बहुत बड़ा इसमें आशीर्वाद है बहुत, और मेरी आस्था है। और मरीज़ भी मुझे इतनी खुशी मुझे इससे होती है कि अगर किसी का घर बस और चल जाए तो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।